नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है शहर की प्रथम नागरिक और नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा। आइए बात करते हैं किन विषयों को लेकर उन्होंने नगरपालिका की कमान संभाली थी, शहरवासियों की क्या अपेक्षाएं थी और वो 2 साल के कार्यकाल में उनको पूरा करने में कहां तक कामयाब हुई है। स्वागत है मैडम वॉइस ऑफ एमपी। नमस्कार, धन्यवाद। मैडम, आपने जब कमान संभाली थी नगर पालिका की तो शहर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी। आप आकलन करके या मूल्यांकन करके क्या पाती है कि उन अपेक्षाओं पे आप कहाँ तक खरा उतरी है, क्या उपलब्धियों का बखान करेंगे? देखिए, लगातार हम लोगों ने कोशिशें करी हैं और ईमानदारी से कोशिश करी है। मुझे लगता है कि अपनी प्रशंसा मैं स्वयं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अगर हम बात करें कि नगरपालिका परिषद जो नई बनी है, तो जो हमारी सोच थी, हम यही सोच के आए थे कि शहर के काम लगातार चलते रहें। जब मैं आई थी, सबसे बड़ा मुद्दा था लीज नवीनीकरण। 345 प्रकरण अटके हुए थे, मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग परेशान था। उसके लिए जो लड़ाई मैंने लड़ी है, विपक्ष ने लगातार मेरे पे आरोप लगाया, मेरे पे 323 धारा लगाई गई और कलेक्टर के वहाँ जाके मेरी शिकायत की गई, लेकिन मैंने फिर भी वो लड़ाई लड़ी और लीज नवीनीकरण उन गरीबों का, उन मध्यम वर्गीय परिवारों का करवाया। उनकी शादियाँ अटक गई थी, उनके बच्चे पढ़ाई करने बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा विपक्ष हमारे पास है जो शहर की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता रहा और उसके विपरीत में लड़ाई लड़ती चली गई। पूरी परिषद ने मेरा, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने मेरा लगातार साथ दिया। उसके बाद हमारी दिक्कत थी कि जो पूरे शहर में गड्ढे थे, सड़कें अच्छी नहीं थी। लगातार मुझे शिकायत मिल रही थी कि हमें शहर को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अच्छा करना है तो किसी भी शहर के लिए अच्छे रोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो दूसरी कोशिश हमारी थी, वो हमने पूरे शहर में जो पैचवर्क करवाया, पूरे शहर में सड़कों का जाल बिछाया। जैसा कि हम जानते हैं कि नगरपालिका के पास सीमित बजट है, हमारे पास अधिकारी कर्मचारी भी बहुत सीमित हैं। तो जो भी सिचुएशंस मेरी रही, जो भी मुश्किलें आई सामने, पर मुझे लगता है कि हमने पूरी कोशिश करके ईमानदारी से शहर हित में अच्छे काम किए हैं। आपने सड़कों की बात की, तो सड़कों को लेकर लोगों का अभी भी ये कहना है कि जिस तरह से सड़कें बननी चाहिए, चाहे आप कायाकल्प सड़क की बात करेंगे, उसको लेकर क्या? देखिए, विपक्ष अगर एक कोई बोलता है और एक कोई छापता है कि 3 दिन भी नहीं होते हैं सड़क बने हुए, वहाँ पर जाके कोशिश की जाती है डामर निकालने की, उसको हाथ में लेके फोटो खिंचवाए जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उनमें टेक्नोलॉजिकली इतना भी नॉलेज नहीं है कि कोई भी सड़क बनने के बाद उसको कुछ दिन लगते हैं, डामर मेल्ट डाउन होता है, डामर पिघलता है और फिर सेटल डाउन होता है। हमने ठेकेदारों को लगातार ये बोला है कि हमें बहुत अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनानी है, बहुत अच्छा काम होना चाहिए। कहीं कायाकल्प के रोडों में कुछ दिक्कतें अगर टेक्निकली आ रही थी, हमने चौड़ीकरण का कार्य लगातार करवाया है। जो सड़कें पहले भी पास हो रखी थी, हमने कोशिश करी है कि सड़कें चौड़ी बने। ये पहली बार नीमच के इतिहास में हुआ है कि पोल शिफ्टिंग कराकर सड़कें चौड़ी करी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज का जो युग है, सबके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। अगर सड़क के दोनों तरफ 4 व्हीलर गाड़ी लग जाती है तो गाड़ियां निकल भी नहीं पाती है। तो हमारी सोच ये थी कि जनता को दिक्कत ना आए और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जिसमें जनता के लिए एक अच्छी प्लानिंग वाला, ब्रॉड रोड्स वाला स्मार्ट नीमच हम तैयार करना चाह रहे थे। तो उसको लेके भी दिक्कतें आती है। हमारी फाइल भोपाल जाती है, उज्जैन जाती है, फिर वहाँ पर हम चौड़ीकरण कराते हैं। उसमें भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने बजट बढ़ा लिया। तो जब सड़क चौड़ी होगी तो वो तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि रिवाइज एस्टिमेट आएगा। तो इल्ज़ाम जो मुझे लगता है कि जब लगाए जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि आप सड़क या कोई भी काम के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप शहर की ग्रोथ को रोक रहे हो। तो एक दुर्भाग्य नीमच का रहा कि एक ऐसा विपक्ष हमारे यहाँ पर है जिसने लगातार कामों को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद पानी की अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि अल्पवर्षा इतना शहर में लीज नवीनीकरण और नामांतरण को लेकर आपने कहा, क्या आप मानते हैं कि लोगों के काम व्यवस्थित हो रहे हैं? एमओएस की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जो भी काम अटके हुए थे 345 प्रकरण, उन सबको हमने स्पीड से आगे बढ़ाया है। बहुत सारे लीज नवीनीकरण हमने, नामांतरण हमने परिषद में रख के कर लिए हैं। बहुत सारी फाइलें तैयार है। आप सब जानते हैं कि आचार संहिता भी बीच में आई थी 2.5 महीने की। पहले विधानसभा की आचार संहिता थी, उसके बाद लोकसभा की आचार संहिता थी। हर दिन हम कोशिश करते हैं, अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लगातार काम चलते रहने चाहिए। चूंकि आचार संहिता थी, परिषद नहीं हो पाई थी, अटके हुए काम जो है वो इस परिषद में जरूर आ जाएंगे।
मैडम, विपक्ष को लेकर भी आपने बात करी, अपन थोड़ा सा मुद्दे पे बात करते हैं कि विपक्ष अगर लोकतंत्र में सवाल नहीं उठाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमें अच्छी राय दे, अच्छी बात बताए, हमें सही दिशा दिखाए कि आपको ये भी करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप सोचिए, चलते हुए कामों को रुकवा देना, क्या वो सही है? जो उन्होंने आपत्तियां लगवाई है, एक सड़क पे लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई है कि ये सड़क जो कैसे बन सकती है, इसको आप काम रोकिए। उन्होंने 323 जो मेरे पे लगाई लीज नवीनीकरण, वो मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं था। 323, 345 लोगों के खिलाफ जो मेरी लड़ाई थी, उस पर मेरे पे लगा दी गई धारा। क्या वो सही था? क्या लगातार ही इल्जाम लगाना कि सिंधी कॉलोनी प्रकरण में आपने ये कर दिया, जिसमें मैंने वकील भी नहीं बदला, जिसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, जो बहुत पुराना प्रकरण था, इसमें अगर नगरपालिका केस हार गई, आप सोचिए इसी कार्यकाल में 2 साल में बहुत सारे केस नगरपालिका जीती भी है, बहुत सारे केस नगरपालिका हारी भी है, तो क्या हारने की जिम्मेदार मैं हो जाऊंगी? झूठे इल्जाम लगाना कहाँ तक सही है? मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। पेयजल संकट को लेकर अभी आपने बात छेड़ी थी। पेयजल संकट कितनी बड़ी चुनौती थी और क्या मानते हैं आपके आपने उसको निपटाया जैसे तैसे मौसम बदल गया? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो अल्प वर्षा हुई है और सालों बाद नीमच का हड़कियाकाल डैम सूखा था, और चिंता मुझे सिर्फ ये थी कि जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है शहर को और क्षेत्र को पानी देने की, वो जिम्मेदारी मुझे निभानी थी। और मुझे लगता है कि उसकी जो कोशिशें हमने लगातार करी, प्रशासन ने भी साथ दिया, सांसद जी, विधायक जी, सब ने मिलकर हमने जो हड़कियाकाल की जगह ठीकरिया से पानी यहाँ तक आ पाया है, जो 15 से 20 MCM की रिक्वायरमेंट नीमच को है, नगरपालिका नीमच को है, उसकी आपूर्ति करना बहुत बड़ी चुनौती थी। लगातार प्रयास किए गए, ट्रायल रन किए गए, इंजीनियर्स को बुलाया गया, जल संसाधन विभाग से मैं कांटेक्ट में रही, SDM मैडम ने हमारी हेल्प करी, बहुत बड़ी चुनौती थी। उद्योगपतियों से हमने मदद मांगी, लगातार हम आचार संहिता में भी हम मीटिंग करते रहे, और मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा रही और एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना अच्छे मैनेजमेंट की वजह से और अच्छी कोशिशों की वजह से हो पाया। आप देखिए, फिर भी हम पानी जनता को उसी टाइम में जो था हमारा, जो पहले का हमारा टाइम गैप था, उसी टाइम में हम देते रहे हैं। मैडम, एक चुनौती विशेष रूप से रही, नीमच की जटिल समस्या की बात करें तो बंगला बगीचा। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में वादा किया था, पहली सभा में ही बैठक में इसका हल होना था। 2 साल हो गए, कहाँ तक इस समस्या के समाधान को लेकर आप पहुँच पाएंगे? देखिए, अच्छी बात यह है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, तब उन्होंने बोला था कि जो पूछ अटकी हुई है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बंगला बगीचा को सुलझाया। 70 साल की जो प्रॉब्लम थी, उसका निराकरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ। इस बार भी वापस हमारे ही कार्यकाल में ये प्रॉब्लम का निराकरण हम करेंगे। जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किए हैं। मैं 4 बार जाके स्वयं मिली हूँ और उन्होंने मुझे बोला है, क्योंकि ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस समस्या का निराकरण हो सकता है। अभी भी मैं कैलाश जी विजयवर्गीय से मिलकर आई हूँ 4 दिन पहले ही भोपाल जाकर, और मैंने उनसे यही चर्चा करी है वापस। तो उन्होंने बोला है कि आने वाली मीटिंग में हम इसका निराकरण जरूर करेंगे। मैडम, आपने कई सपने देखे थे नीमच के लिए या देखे हैं, अभी कार्यकाल चल रहा है। अपन बात करते हैं सिलसिलेवार, फूड जोन की बात हुई थी। फूड जोन में आपका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको लेकर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर उसके एग्जीक्यूशन में बहुत सारे चरण रहते हैं। सबसे पहली बात होती है कि हमें बजट भी अरेंज करना होता है। वहाँ पर ऑलरेडी जो लोग अभी वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, जिनके ठेला है वहाँ पर, जो फूड जोन में, जो दशहरा मैदान में लगाते हैं, उनको भी हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे विस्थापित करना पड़ेगा जब काम शुरू होगा। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले उसमें टेक्निकल, फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। निश्चित ही मेरा मन है कि नीमच में एक ऐसा फूड जोन बन के तैयार हो जहाँ शहर की जनता जाए और हाइजेनिक फूड को एंजॉय करे। लेकिन कोई सपना अगर हम देखते हैं तो उसमें लगातार प्रयास करने के बाद ही मुझे लगता है कि वो कोशिशों से ही कोई सपना कामयाब होता है। मेहनत के रंग उसमें भरने पड़ते हैं, उसमें भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो हमने परिषद से उसको पास कर दिया है, जगह चयनित कर ली है। कलेक्टर साहब द्वारा भी हमने उसको एक योजना के अंतर्गत ले लिया है, जो हमारी ERC योजना थी, ईट राइट चैलेंज में। तो चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है और जल्द ही ये सपना हमारा पूरा हो। ट्रैफिक पार्क पर भी आप सोचे थे? जी, ट्रैफिक पार्क हमारे आने से पहले एक ट्रैफिक पार्क जो है, यातायात पार्क पास हुआ है। अगेन मैं बताना चाहूँगी कि नगर पालिका के पास लिमिटेड बजट है,
हमारे पास बजट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये सब जानते हैं। बीच में सैलरी देने के लिए भी हमें दिक्कत आ रही थी। तो ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। हम लगातार कोशिश करते हैं कि जनता जो है वो जल कर भरे, संपत्ति कर भरे, प्रीमियर भरे, क्योंकि नगर पालिका की वही आय है। तो वो आय अगर नहीं होगी तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? मैडम, सब्जी मंडी का आपने निरीक्षण किया था, मुझे याद है, मैं भी उस दौरान आप लोगों के साथ था और उसके लिए कई बातें की गई थी, लेकिन अभी तक क्या बात है कि उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका? देखिए, आप ये चीज़ हमको समझनी होगी कि सब्जी मंडी का जो अभी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को बदलने के लिए हम लोगों ने, जैसे वहाँ पर गाय वगैरह का हमको दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारे गेट खुले थे, तो हमने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर काऊ कैचर लगाया है ताकि गाय अंदर ना घुस पाए। फिर हम लोगों ने जो इसके एक्स्ट्रा गेट हैं हम वो बंद कर रहे हैं। फिर वहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी गुमटियाँ हैं, जितने भी हमके वहाँ पर होटलें बने हुए हैं, उससे डबल संख्या में लोग हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि जो काम लोग वहाँ पर व्यवसाय करने आते हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, लेकिन चूँकि वहाँ पर व्यवस्था बिगड़ रही है, सुधारने के लिए हमें वहाँ पर एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि जिनको होटलें दिए गए हैं उन्हीं को वहाँ पर बैठने की अनुमति दी जाएगी, पर बाकी लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी गरीब वर्ग या जो व्यवसाय करना चाहते हैं वो लोग परेशान हों। उनको वहाँ से हटाना लोकतांत्रिक स्वरूप में भी ठीक नहीं होगा। उनको भी अधिकार है अपना व्यवसाय करने का, तो हमें उनके लिए और जगह देखनी पड़ेगी। एक बड़ी मंडी की आवश्यकता नीमच को है और उस जगह को हम चाहते थे कि वहाँ पर हम और कोई प्रोजेक्ट भी करें, पर इन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए भी अगेन हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा बजट इतना स्ट्रांग हो कि हम कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट शुरू कर पाएँ। स्वच्छता सर्वेक्षण पे आते हैं, वहाँ पे आपने एक लक्ष्य रखा था नीमच को टॉप 10 में पहुँचाने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, हम पिछड़ गए। देखिए, इनिशियली जब हम आए थे, आप मान के चलिएगा कि कोई भी काम कुछ महीनों में नहीं हो पाता है। ये हमारा लक्ष्य है, हमारे कार्यकाल में लगातार नीमच का स्वरूप बदले, स्वच्छता में नीमच नए आयाम छुए, और इसके लिए मैंने एक स्वच्छता हेल्पलाइन भी खोली थी ताकि जनता जागरूक होकर हमें सपोर्ट करे। जहाँ भी गंदगी है उस हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना अगर मिलती है तो पूरा जो नगर पालिका का हमने एक 40 लोगों की गैंग बनाई है मैंने, तो वो वहाँ जाती है स्वच्छता में, वहाँ पर सफाई करके स्पॉट क्लीनिंग कराई जाती है। अभी भी लगातार जो उसके पॉइंट्स है, उसमें पॉइंट्स हमारे जहाँ कटे थे, अगर जो कचरा हमें दिया जाता है कचरा गाड़ी में, उसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जनता ही कर सकती है और इसके बहुत मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स में हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। तो अगर जब तक जनता का सहयोग हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये हम सबका साथ में मिलकर एक सब है, पूरा नीमच अगर इसमें मिलता है तो ही हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जनता जागरूक हो और जागरूक होकर हमारा साथ इसमें दे, और आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्वच्छता में हम और अंक जो है अर्जित करें। मैडम, एक और नीमच के लिए भयावह समस्या हो गई है। अगर बात करें तो आवारा और खूंखार कुत्ते, जिसे लेकर ये कहा जाता है मैडम केवल पर्यावरण प्रेम पशु प्रेमियों की आड़ ले गई। देखिए, हमारे अधिकारियों कर्मचारियों पे 3 बार FIR करवाने की कोशिश की गई है और पशु प्रेमियों ने लगातार इस काम को रोका गया है। और साथ ही मैंने पहले भी ये बोला था कि पशु क्रूरता अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नगर पालिका को डॉग्स को उठा के ले जाना अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है, पशु क्रूरता अधिनियम ये कहता है कि कुत्ता जहाँ रहता है उसको वहाँ का मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो लीगली हम लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते। और मैं नहीं चाहती कि, ऑफकोर्स हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम नियम विरुद्ध होकर काम करें। अब ये दिक्कत है, ये निश्चित ही ये एक बहुत विकराल समस्या बन चुकी है। और शेल्टर हाउस भी मेरे द्वारा ही बनवाया गया है, मैंने ही बनवाया है। उसमें भी हमें दिक्कत ये आ रही थी कि वहाँ पर 15 से 20 डॉग रखना अलाउड है। उससे ज़्यादा कुत्ते अगर एक साथ रहेंगे तो हम जानते हैं कि आपस में डॉग जो है वो लड़ लेते हैं, वो साथ में रहना, उनको रखना अलाउड भी नहीं है। पशु क्रूरता अधिनियम में ये भी लिखा हुआ है कि हम एक जगह 20-25 से ज़्यादा डॉग्स को नहीं रख सकते हैं। तो आप सोचिए, हमें भी बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं। ये बात सबको समझना बहुत आवश्यक है। फिर भी मैंने कलेक्टर साहब से जाके मीटिंग करी है और बहुत अच्छी बात है कि जो चर्चा हमारी हुई है कलेक्टर साहब से, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है प्रशासन ने। और अब हम आने वाले समय में लगातार एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम करवाएंगे और उसमें हम एक समिति का गठन मैं चाहती हूँ, क्योंकि पहले जो काम हुआ था उसमें कुछ दिक्कतें हमें आ रही थी, इसलिए हम चाह रहे थे कि इस बार जो काम हो वो पूरी समिति के गठन के बाद होगा।
एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लगातार आरोप लग रहे हैं। आपने अभी हमारी चर्चा में जिक्र भी छेड़ा, मैंने कहा इसको पूरा करेंगे। जमीनों के खुर्द बुर्द करने के आरोप बहुत ज्यादा लगे हैं। सिंधी कॉलोनी वाली जमीन को लेकर आपने जिक्र किया, क्या कहेंगे इस विषय में, आप क्या मत रखते हैं? देखिए, सिंधी कॉलोनी वाली जगह की हम बात कर रहे हैं, ये मुद्दा मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। सिंधी कॉलोनी वाले मुद्दे पे मेरे लिए इतना कुछ छापा गया, लिखा गया विपक्ष द्वारा कि नैतिकता के नाते मुझे क्या कहा था उन्होंने कि उनको तो पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सोचिए कि सिंधी कॉलोनी वाले प्रकरण में जब नगरपालिका केस हारी, जब वकील ने मना कर दिया कि मैं केस नहीं लड़ूंगा, तब मैं अध्यक्ष बनी भी नहीं थी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। मैंने तो और आके नया वकील खड़ा किया कि चलिए एक वकील और खड़ा किया जाए। ये केस 3 से 4 बार नगरपालिका जो है लगातार हार रही थी। उसमें भी सिंधी कॉलोनी का जो पक्ष था वो इतना मजबूत था कि उन लोगों को पुनर्वास की ज़मीन दी गई, सरकार ने दी उनको वो ज़मीन, पुनर्वास बोर्ड ने वो ज़मीन दी। उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर थे उनकी उसमें अनुशंसा थी, शासन ने उनको ये ज़मीन दी। कहीं से कहीं तक मेरा कोई रोल ही नहीं था। कांग्रेस वालों ने उस समय भी उस पर आपत्ति लगवाई और वो आपत्ति जो थी वो गलत आपत्ति थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो पात्र है, जो हकदार है, उसकी ज़मीन उससे छीनी जाए। वहाँ पर कुछ 20-25 परिवार हैं, उनको वो ज़मीन अगर शासन दे रहा है तो पुनर्वास बोर्ड ने दी है, नगरपालिका वो ज़मीन पुनर्वास बोर्ड को दे चुकी थी, पुनर्वास बोर्ड ने उसको ज़मीन उनको आवंटित करी। इसमें नगरपालिका कौन होती है आपत्ति लगाने वाली? एक गलत केस को लड़ने की अगर दबाव मेरे पे बनाया जाएगा राजनीतिक तौर पे भी, तो मैं गलत काम नहीं करूँगी। मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए मेरे अच्छे कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गलत चीज़ों में मैं काम नहीं, इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। जो सही है, जो न्याय संगत है, जो नैतिकता के माध्यम से सही है, मैं वही काम करूँगी। मैडम, चैम्बर डीलिंग ज़्यादा करती है, फील्ड में कम रहती है, ऐसा भी क्यों? देखिए, मैं लगातार फील्ड में रहती हूँ, मैं हमेशा फील्ड में आपको मिलूंगी, हर कार्यक्रम में मैं मिलूंगी। हमारे शासन के कार्यक्रम हो, पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारे समाज के कोई कार्यक्रम हो, चाहे नगरपालिका का कोई कार्यक्रम हो, चाहे आप मानिए कि फील्ड में अगर अभी भी हमारा 10 दिन जो कार्यकाल चला, काम चला, शासन की तरफ से हमें आदेश आए थे कि हमें जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम करना था, मैं लगातार फील्ड में थी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं फील्ड में नहीं होती। जल गंगा संवर्धन में एक बात सबसे ज्यादा सामने आई, लगातार आ रही है, आपने भी कई बार इस बात को लेकर देखा है, जलकुंभी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए, जलकुंभी की समस्या आज की नहीं है, पिछले 30-40 वर्षों की समस्या है और हमारे द्वारा भी देखिए कोई समस्याओं का निराकरण हम भी चाहते हैं कि हो, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि नहीं हो, हम तो चाहते हैं कि जलकुंभी की समस्याओं का निराकरण हो। मैंने खुद ने प्रयास किए हैं, पोखलेन बुलाई, 3 दिन पोखलेन चलाई, लेकिन जो क्वांटिटी वहाँ पर है, जो वो रीग्रो कर जाती है, जो वहाँ पर जटिल समस्या है, उसका समाधान कुछ दिनों में पॉसिबल नहीं है। ये लगातार एक प्रोजेक्ट चलेगा, उसमें लाखों का खर्चा आएगा, तब जाके वो समस्या का निराकरण होगा। तब भी विपक्ष को दिक्कत होगी कि लाखों रुपए लगा दिए, क्योंकि उनको तो हर बात में दिक्कत है, उनको कोई काम करना नहीं है, उनको काम में अड़ंगे लगाने हैं। अब पूरा नीमच ये समझ चुका है कि वो झूठे हैं, वो गलत आरोप लगाते हैं। अब पूरा शहर उन्हीं पे हंस रहा है कि उनका लगाया हुआ एक भी आरोप सही नहीं था, सब कुछ झूठ था। मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, शहर हित से कोई सरोकार नहीं है, अच्छे काम करने की कोई चेष्टा नहीं है, मन में कोई संकल्प नहीं है कि हम शहर हित में हमारा सहयोग दें। आप देखिए, जब अटल जी, जब सरकार थी मेरे ख्याल से कांग्रेस की, और तब हमारे अटल जी को भेजा गया था उस सरकार में, क्योंकि मुद्दा था कश्मीर का, तो तब भी विपक्ष ने बोला कि नहीं अटल जी, आप ज़्यादा समझदारी रखते हैं, इसमें आप जाइए और हमारा जो पॉइंट है वो रखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो आप सोचिए, एक सोच ये होनी चाहिए कि कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, हम सब इसी पक्ष में है कि शहर के काम न रुके, हम सब इसी पक्ष में है कि गरीब वर्ग के काम हो, हम सब इसी पक्ष में है कि शहर में अच्छे रोड बने, अच्छे नालियाँ बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो जब सोच एक है तो ऐसी आपत्ति लगाने का क्या मैडम, अभिभावक होने के नाते विपक्ष को विश्वास में लेना, ये आपकी भी तो जिम्मेदारी में आता होगा ना। तो देखिए ना, आप लगातार, मैं तो विपक्ष से यही बोलती हूँ कि सहयोग दीजिए, आप अच्छे काम में सहयोग दीजिए। मैं लगातार उनको यही समझाती हूँ परिषद की बैठक में,
उनको जो लड़ाई लड़नी है वो सिर्फ राजनीतिक में उनका फोटो छपवाना है उनको। मुझे फोटो छपवाने का शौक नहीं है, मैं काम करने आई हूँ, मैं काम करके जाऊँ। आखिरी सवाल है, युवा सुशिक्षित नगर पालिका अध्यक्ष से राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के साथ अगले 3 वर्ष के लिए जनता क्या अपेक्षा करे? देखिए, बहुत सारे हमने जो प्रस्ताव पास किए हैं 2 साल के अंदर, 6 महीने उसमें आचार संहिता में निकल गए हैं। बजट की दिक्कत से भी हम लड़ रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी मैंने भोपाल जाके मांग रखी है कि हमारे पास आरओ नहीं है, ई नहीं है, एचओ नहीं है, एई नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है नगर पालिका के पास। तो दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इच्छा शक्ति प्रबल है हमारी और बहुत सारे काम क्षेत्र के लिए और शहर के लिए करते रहेंगे। एक नया बगीचे का डेवलपमेंट हमको करना है। हम चाहते हैं कि हड़का काल की दीवार की ऊंचाई बढ़े, वहाँ पर वेस्टवे की दीवार की ऊंचाई बढ़ के वहाँ पर गहरीकरण का कार्य हो, वो भी काम हम कर रहे हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट बना लिया गया है। फूड जोन हमें बनाना है, उसके लिए भी हमारा काम लगातार चल रहा है। प्रोजेक्ट रेडी है हमारे पास। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि यातायात को लेकर भी हम अच्छे काम करें, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट तैयार है। हर चीज़ जो हमें करनी चाहिए उसके लिए हमने पूरी कोशिश करके प्रोजेक्ट रेडी रखे हैं। अब आचार संहिता हट चुकी है, 3 साल सिर्फ काम करने का समय है। हम पूरी मेहनत से काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग हमें सहयोग देंगे। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का कहना है कि अब 3 साल सिर्फ काम करना है। बात ये पहले भी हुई थी जब कार्यकाल शुरू हुआ था, लेकिन ये बात भी सही है कि 2 साल देखा गया, चुनाव आए, आचार संहिता लगी, लेकिन आने वाले 3 साल केवल काम करने का समय होगा और देखना होगा कि किस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वे अपने किए गए वादे अनुसार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।